नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। टारगेट प्रीलिम्स की एक और क्लास में मैं सुजीत बाजपेयी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और आप यहां पर देखें कि टारगेट प्रीलिम्स के अंदर में कला और संस्कृति के जो विषय हैं इसके संदर्भ में पहली क्लास है वो आपके सामने है। और पिछले लगभग एक वर्षों के अंदर में कला और संस्कृति के क्षेत्र के अंदर में सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके जो भी महत्वपूर्ण समाचार आए हैं उनको प्रश्नों के रूप में ढाल करके हम आपके सामने लेकर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि जो और क्लासेस इस चैनल पर लाइव हो रही हैं आप उनको देख रहे होंगे और उनका लाभ उठा रहे होंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के संदर्भ में। और शुरुआत करने के पहले आप सभी लोग ध्यान रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। अब यहां पर आप देखिए पहला प्रश्न कौन सा है। यूनेस्को में किसी भी स्मारक के अंतिम नामांकन डोजियर पर विचार करने से पहले उस स्मारक को 1 वर्ष के लिए अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है। होयसल मंदिरों में भूमिजा शैली और त्रिकूट शैली का प्रभाव अनुपस्थित है। शांति निकेतन के निर्माण में भरहुत, महाबलीपुरम, मोहनजोदड़ो, मिस्र और असीरियन रूपांकनों का प्रयोग हुआ है। बांग्लार माटी गीत बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान लिखा गया था और रक्षाबंधन के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को बनाया क्यों गया है, क्योंकि अगर आप 2023 का साल देखें तो बड़ा अच्छा गुजरा कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भारत के लिए, भारत के निवासियों के लिए। और किस तरीके से अच्छा गुजरा, क्योंकि जो यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की वो संस्था जो कि कला और संस्कृति के विषयों के संदर्भ में कार्य करती है, या आप अगर इसकी फुल फॉर्म को देखें तो यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को के अंदर में भारत की तरफ से शामिल जो विश्व विरासत स्थल हैं, अगर इनकी आप संख्या को देखें तो अब इनकी संख्या पहुंच गई है 42। कितनी पहुंच गई है? 42 पहुंच गई है, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर 2-3 सालों में आप देखें तो धौलावीरा है, रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल है, इसके अलावा शांति निकेतन है जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर में है, और कर्नाटक से होयसल मंदिर है, राइट। तो ये 4 सूचियां पिछले 2-3 सालों में शामिल हुई हैं, 4 स्थल शामिल हुए हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि होयसल जो होयसल मंदिर है इसमें 3 मंदिरों को शामिल किया गया है यहाँ पर इस 42वें स्थल के रूप में। 42वें स्थल के रूप में होयसल मंदिर है। 41 नंबर पर जो है शांति निकेतन को रखा गया है। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की गई है पहले प्रश्न के अंदर में। तो आप यहाँ पर देखिए 3 मंदिरों को मुख्य रूप से यहाँ पर स्थान दिया गया है। ये तीनों मंदिर कहाँ पर हैं? तीनों मंदिर कर्नाटक के अंदर में स्थित है, ठीक है। आप यहाँ देखें तो एक मंदिर है चन्नाकेशव मंदिर, ठीक है। क्या नाम है? चन्नाकेशव मंदिर। और ये मंदिर कहां पर है? ये मंदिर है बेलूर के अंदर में, ठीक है। ऐसे ही आप देखो यहां पर देखिएगा होयसलेश्वर मंदिर है, हलेबीड के अंदर में है। और केशव मंदिर है जो कि हमें दिखता है सोमनाथपुर के अंदर में। ध्यान रखना 3 प्रमुख मंदिर हैं, इनको यहां पर शामिल किया गया है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो शुरुआत में जो 2 मंदिर आप लोग देख रहे हैं, विष्णुवर्धन नाम के एक राजा थे होयसल वंश के अंदर में। इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। और केशव मंदिर की हम लोग जब बात करते हैं तो सोमनाथ दंड
इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब हम लोग यहाँ पर एक खास बात और देखते हैं कि जो ये मंदिर बनाए गए हैं होयसल मंदिर में, बड़ी खास चीज है। सामान्यतः आप मंदिरों में क्या देखते हैं, गर्भगृह सेंक्टम सेंक्टोरम एक दिखता है। होयसल मंदिरों में हमको एक गर्भगृह तो दिख ही जाता है, हमें 2-3 भी दिख जाते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए एक मंदिर है और उसके अंदर में एक गर्भगृह है, तो इसको यहां पर कह देंगे एक कूट। और अगर 2 गर्भगृह हैं, 2 सेंक्टम सेंक्टोरम है, तो इसको कह देंगे द्विकूट। इन केस 3 हैं, देन इसको कह देंगे त्रिकूट। जैसे आप यहां पर देखें, आपके सामने तस्वीर में है केशव मंदिर। तस्वीर में जो मंदिर है ये केशव मंदिर है। और आप अगर केशव मंदिर को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये 2 गर्भगृह देखने को आराम से दिख जाते हैं, ठीक है। तो द्विकूट, त्रिकूट, एक कूट, ये सारे दिखते हैं। अगर इसके आप शिखर को देखें तो इस शिखर के ऊपर में हम लोग देखते हैं भूमिजा शैली का असर दिखता है। और भूमिजा शैली जो है ये नागर शैली का इंपैक्ट है, नागर शैली का प्रभाव है, जो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है होयसल मंदिरों के संदर्भ में, राइट। तो ये कुछ खास बातें हैं जो उभर के हमारे सामने यहाँ पर आती हैं। आप यहाँ पर देखें, ये तो बात हुई हमारी होयसल मंदिरों के संदर्भ में। अब यूनेस्को के अंदर में एक नियम है कि अगर किसी स्मारक जो है उसको अंतिम रूप से सूची के अंदर में शामिल करना है, लास्ट में डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है, तो उसके पहले टेंटेटिव लिस्ट है यूनेस्को की, अस्थायी सूची कहते हैं। तो 1 वर्ष तक अस्थायी सूची में रखना पड़ेगा, ये नियम है। और देखिए ये नियम कई बार ही बहुत काम के हो जाते हैं परीक्षा के संदर्भ में, अगर हम चीजों को देखते हैं यहाँ पर। तो एक बात आप और देखें, एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, विश्व विरासत कन्वेंशन है 1972 का। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को जो विश्व विरासत स्थल है इनकी सूचियों को बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अब मैं भारत की बात आपसे कर रहा हूं। मैंने बोला है कि भारत के अंदर में कितने स्थल हैं, 42 स्थल हैं। अब इन 42 में से 34 स्थल जो हैं वो कैसे हैं, सांस्कृतिक हैं, कल्चरल हैं। इसके अलावा 7 स्थल प्राकृतिक हैं और 1 स्थल जो है ये मिश्रित श्रेणी में आता है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है, राइट। तो ये कुछ खास बातें हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे सामने उभर करके आती है। अब यहाँ पर आप देखें कि पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है, चर्चा के माध्यम से स्पष्ट है। अगर आप दूसरे को देखें तो यहाँ लिखा है कि भूमिजा शैली और त्रिकूट शैली एब्सेंट है, तो ये तो गलत है, एब्सेंट तो नहीं है, प्रेजेंट है ये तो। शांति निकेतन की बात करते हैं। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर में स्थित है, बीरभूम जिले के अंदर में स्थित है। अब जब इसको डिजाइन किया गया, निर्माण किया गया, तो यहाँ पर भरहुत बौद्ध स्तूप, महाबलीपुरम के मंदिर, मोहनजोदड़ो, मिस्र और असीरिया, मतलब कि वैश्विक रूप दे दिया। भारत की तो परंपराएं हैं ही, वैश्विक परंपराएं, इनको भी जोड़ लिया, राइट। तो इनको जोड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम जब देखते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का लिखा हुआ अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, जनगण मन भारत का नेशनल एंथम है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्लास लेते हुए भी मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का जिक्र किया था, यहाँ पर दूसरे संदर्भ में आ रहे हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी का बांग्लार माटी बंगाल विभाजन के खिलाफ गीत लिखा गया था और अच्छा बंधन मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हीं सब की पृष्ठभूमि में दिया था कि हमें अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं चाहिए और वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं, तो हम रक्षा बंधन मना करके उनको ये दिखाएंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त होने वाली नहीं है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर आप देखें, बांग्लार माटी जो है ये पश्चिम बंगाल का स्टेट एंथम है,
राज्य गीत के रूप में हमारे सामने ये आता है। ठीक है, तो ऐसे में चौथा वाला क्या है, सही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई कितने कथन यहाँ पर सही हो गए, तो हमारे सामने मुद्दा निकल करके आता है कि 1, 3 और 4 तो हो गए हैं सही, हमें सही ढूंढने थे, तो सी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, सी इसका सही जवाब हो जाता है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। होयसल मंदिरों में भूमिजा शैली और त्रिकोण शैली का प्रभाव अनुपस्थित था, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, तो एक ये गलत हो गया था, सभी 3 सही हो गए। आगे आप देखो कोणार्क मंदिर। मेरे हिसाब से कोणार्क मंदिर के ऊपर प्रश्न हम लोग हर साल देख रहे हैं, हर साल देख रहे हैं। जहां तक मुझे याद है कि मैंने लास्ट ईयर 2023 में या 2022 में, उसके पहले भी इस प्रश्न को रखा था यहाँ पर, और तब न्यूज यह थी कि भारत सरकार कोणार्क मंदिर के रिस्टोरेशन का काम को आगे बढ़ा रही है, इसलिए इसको यहाँ पर रखने की बात, इसको रखा गया था। अच्छा, अब इस वर्ष अगर हम लोग देखें तो कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क मंदिर के अंदर में आप देखें जो उसमें जो सूर्य चक्र है, जो रथ का जो पहिया है, जिसको समय चक्र भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको राशि के चिन्ह के रूप में भी देखते हैं, वैसे यहाँ पर ये रथ का पहिया है। आप इस मंदिर को देखें तो आपको यहाँ पर ये घोड़े दिख रहे होंगे, और यहाँ पर ये आपको ये पहिए दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं पहिए आपको, यहाँ पे तस्वीर में पहिए दिख रहे होंगे। इसी को यहाँ पे जूम करके यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब इसको रखा गया G20 के सम्मेलन के दौरान। जो बैकग्राउंड जहां पर प्रधानमंत्री महोदय खड़े हुए थे, बैकग्राउंड में यही कोणार्क सूर्य मंदिर जो है, वहां का जो चक्र है उसको यहाँ पे रखा गया है। समय चक्र, रथ का पहिया, जो भी आप यहाँ पर देखें, जिस भी रूप में आप देखें, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको टोटल 8 स्पोक, 8 तीलियां आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पर है क्या चीज, कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपके लिए प्रश्न है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में आता है कि नहीं आता है। बहुत बेसिक जानकारियां हैं, ये अक्सर आपको पढ़ाई जाती है, मैंने खुद भी पढ़ाई है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर में आप भेजिए, तब तक मैं कुछ और आपको कुछ अलग लेवल पे लेके चलता हूँ। हम लोग खजुराहो के मंदिरों के बारे में खूब पढ़ते सुनते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं, उनका आर्किटेक्चर तो बेहतरीन है ही, इन मंदिरों की दीवारों के ऊपर में हमें वात्स्यायन के जो कामसूत्र के जो रचनाएं हैं, उनका प्रभाव देखने को मिलता है, हमें कामुक मूर्तियों का अंकन देखने को मिलता है। तो अब ये प्रश्न बिल्कुल उठ सकता है कहीं पर कि क्या भारत के अंदर में इकलौते मंदिर समूह है खजुराहो के अंदर में जिनकी दीवारों पर कामुक मूर्तियों का अंकन है, या और भी ऐसे मंदिर हैं क्या। अब चूंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर लगातार चर्चा में है, प्रश्न उठ नहीं रहा। आप यहाँ पर देखें तो अगर आप यहाँ पर देखें इन स्कल्पचर्स के ऊपर में, इन रिलीफ, इन जो है उत्कीर्णित मूर्तियों पर निगाह डालें तो ये वही सब मूर्तियां हैं, कामुक मूर्तियां हैं, जो कि हमें कोणार्क के सूर्य मंदिर की दीवारों पर भी देखने को मिल जाती है। तो निश्चित रूप से जवाब क्या हो गया कि बिल्कुल सही बात है कि इकलौता मंदिर तो नहीं है, और भी मंदिर हैं जिनके दीवारों पर हमें ऐसी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और क्या है, हाथी है, पंछियों की तरह दिखने वाले पौराणिक जीव जंतु हैं, इनका प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अब जब यूरोपियंस भारत के अंदर में आए तो यूरोपियंस ने साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में जो बौद्ध धर्म, जो स्तूप वगैरह हैं और जो बौद्ध मठ आदि हैं वो देखे थे। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर में जो बौद्ध मठ हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से इनको वहां पर बनाते हैं, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस मंदिर को आप देखें तो यहाँ पर भी आधार चौड़ा है, फिर और नैरो हुआ और नैरो हुआ, तो इनको लगा कि ओके ये पगोडा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इन स्थलों को पगोडा, इन संरचनाओं को पगोडा कहते थे। तो यूरोपियंस ने इनको पगोडा से जोड़ा, क्योंकि ब्लैक पत्थर का इस्तेमाल है, ब्लैक स्टोन का यूज है, तो काला पगोडा बोल दिया। यहां से नाम काला पगोडा आ गया। अर्क क्षेत्र, पद्म क्षेत्र, ये भी अन्य नाम है। बिल्कुल सही बात है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है, इसकी जो प्रेमाइसिस है, इसकी प्रेमाइसिस के अंदर में एक उत्सव मनाया जाता है, इसका नाम है चंद्रभागा महोत्सव। और चंद्रभागा महोत्सव ये एनुअल सेलिब्रेशन है, वार्षिक उत्सव है, जो इस प्रांगण के अंदर में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1, 2 और 3 सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो इसमें जवाब क्या हो जाएगा, हमसे गलत कथन की पहचान करने के लिए कहा गया था लेकिन सभी सत्य हो गए इसमें, तो डी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं और आगे आप यहाँ पर देखो कि यहाँ केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठानिक रंगमंच और लोक नृत्य है जो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच लड़ाई की पौराणिक कहानी को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह अनुष्ठान भगवती या भद्रकाली पंथ का एक हिस्सा है। यह नृत्य फसल कटाई के मौसम के बाद फरवरी और मई के बीच भद्रकाली मंदिरों, देवी मां के मंदिरों में किया जाता है। यह मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल है। अब यहाँ पर आप देखिए दरअसल है क्या चीज, यहाँ पर एक केरल कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध क्षेत्र है। आप देखो क्लासिकल डांस, कथकली, मोहिनीअट्टम दोनों कहां से, केरला से। आप देखो कठपुतलियों को, तो कठपुतलियों में पावाकुथु एक प्रकार की कठपुतली कला है और ये कठपुतली कला कहां से संबंधित है, केरला से। दस्ताना कठपुतली है, दस्ताने पहन के हाथ पे इसको परफॉर्म करते हैं। कुडियाट्टम है, मुडियट्टू है। कुडियाट्टम और मुडियट्टू दोनों यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। मजे की बात यहाँ पर ये है, कुडियाट्टम भी रंगमंच है, मुडियट्टू यहाँ का एक डांस स्टाइल भी है और रंगमंच के साथ भी जुड़ता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि जो मुडियट्टू है वो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच लड़ाई की पौराणिक कहानी को प्रदर्शित करता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सही जवाब निकलता है, आंसर निकलता है, वो कौन सा निकलता है, वो निकलता है मुडियट्टू के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, अच्छा तो यहां से क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है सी अर्थात मुडियट्टू। ठीक है, कुडियाट्टम इसका सही जवाब नहीं है, हालांकि कुडियाट्टम भी यूनेस्को की इंटेंजिबल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर में शामिल है। अब यहीं पर आप देखो कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंदर में जो भी स्थल शामिल है वो सारे काम के हैं। और हम देखते हैं कि हाल ही में गरबा, गुजरात का गरबा, इसको भी शामिल किया गया। एक प्रश्न में तुमको दिखाएंगे आगे गरबा से भी। ठीक है, और इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं और अधिकांशतः ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे क्या, लगभग सारे, जिनके ऊपर में जो प्रीमियम क्लासेस हैं आपकी बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप के ऊपर में, तो वहां पर वेबिनार जब मैं पढ़ाता हूं तो वेबिनार के अंदर में इनके ऊपर में विस्तृत चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। जो लोग लगातार उन क्लासेस के साथ में जुड़े हुए हैं वो ध्यान कर रहे होंगे। मैंने यहाँ पर प्रश्नों को चेंज किया है ताकि जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, दोनों को बराबर फायदा मिले कि ये भी एक डायमेंशन हो सकती है। बाकी चर्चा मैं कर ही रहा हूं तो चर्चा में सारे महत्वपूर्ण विषय शामिल हो जा रहे हैं। ठीक है, यक्षगान आप देखें, पावाकुथु ये भी केरला से ही है, लेकिन पावाकुथु क्या है, पावाकुथु जो है ये कठपुतली कला है। क्या है, कठपुतली कला है। ठीक है, आप यक्षगान को देखें, यक्षगान कर्नाटक के अंदर से, कर्नाटक से संबंधित है। और यक्षगान क्या है, यक्षगान जो है एक प्रकार का थिएटर है, रंगमंच है। चलिए, तो इससे इसका सही जवाब था। यहां से मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। जीआई टैग खूब चर्चा में रहते हैं। अब जीआई टैग में कभी किसी राज्य की कुछ सांस्कृतिक धरोहर और जीआई टैग मिल गया। अब जीआई टैग के ऊपर खूब बात होती है। जीआई टैग के संबंध में अधिनियम कब लाया गया, सबसे पहली वस्तुएं कौन कौन सी थी, लागू कब किया गया इसको, डब्ल्यूटीओ के कौन से समझौते के साथ में कनेक्टेड है। आप इन सारी चीजों को देखें तो डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स का समझौता है, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये डब्ल्यूटीओ का समझौता है जो कि जीआई टैग के साथ में कनेक्टेड है। 10 वर्षों के लिए जीआई टैग मान्य होता है, बाद में फिर से इसको रीएग्जामिन करते हैं। ओके, अब यहां पर आप देखें भारत के अंदर में जीआई टैग के कॉन्सेप्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी हम रक्षा कर सकें, उसके संदर्भ में कॉपीराइट और पेटेंट आदि प्राप्त कर सकें। लेकिन उसके लिए पहले घर के अंदर काम करना पड़ेगा। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभाग है
ठीक है, और ये विभाग जीआई टैग के संदर्भ में कार्य करते हुए हमें नजर आते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्य मैच करना है इसको आपको, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर देखें कि वांचू काष्ठ शिल्प, वांचू काष्ठ शिल्प, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पर देखें, वांचू काष्ठ शिल्प, ठीक, तो वांचू काष्ठ शिल्प का संबंध किस क्षेत्र के साथ में है, ठीक है, आप इसको यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर दिखता है कि जो वांचू काष्ठ शिल्प है ये इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, लेकिन ये कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अब सिमलीपाल काई चटनी, भाई लाल चींटियां होती हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि जो कई सारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो इसको जो है बनाते हैं, वो इसको इस चटनी को बनाते हैं, ठीक है, लाल चींटियों से इसको बनाते हैं, तैयार करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि लाल चींटियों से बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये किस राज्य में प्रचलित है, और ये ओडिशा के अंदर में प्रचलित है। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इसकी काफी बेहतर होती है काई चटनी के, सिमलीपाल काई चटनी के हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी काफी अच्छी होती है, काफी हाई होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें क्रोशे फीता शिल्प, अब इसमें जो सूती वस्त्र खासतौर पर होते हैं इनके ऊपर में उभारदार सिलाई की जाती है, और क्रोशे फीता शिल्प ये अपने आप को बचा करके रख पाया जब इतने सारे बेहतरीन कपड़े मशीनों से बने हुए मार्केट में भरे पड़े हैं। क्रोशे फीता शिल्प का संबंध कहां से है, आंध्र प्रदेश से। कहां से संबंध है इसका, आंध्र प्रदेश के साथ में संबंध है इसका, तो पहला गलत था, दूसरा भी, तीसरा भी गलत है। रामबन अनारदाना, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से। तो अगर आप देखें सही युग्म, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, केवल एक यहाँ पर सही के रूप में हमारे सामने आता है, तो अर्थात एक युग्म यहाँ पर सही है। अब मैं आपको बता रहा था जीआई टैग के बारे में, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो जीआई टैग भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में जो अधिनियम है, देखो भौगोलिक संकेतक को लाने से मैंने बताया कि भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, बौद्धिक विरासत है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड में लाना, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सके, प्रयास किए जा सके, ठीक है। इसके वाणिज्यिक लाभ भी होते हैं कि जो लोग इन चीजों के साथ में जुड़े हुए होते हैं, इन व्यवसायों के साथ में कनेक्टेड होते हैं, उनको आजीविका के साधन प्राप्त करने में आसानी रहती है। इसके अलावा जो लोग डुप्लीकेट आइटम्स बनाते हैं, नकल करते हैं इन वस्तुओं की, उसके ऊपर में लगाम लगाई जा सकती है। ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप समझिएगा इस बात को कि जीआई टैग, इसके संबंध में जो अधिनियम है ये लाया गया 1999 में, ठीक है, और अंततः हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको भारत के अंदर में हम लोग जब देखते हैं कि इसे लागू कब किया गया, तो 2003 में इसको भारत के अंदर में लागू किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें इस बात को भी कि वाणिज्य मंत्रालय है भारत का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मैं लिख देता हूं आपके संदर्भ के लिए, वाणिज्य मंत्रालय है, ठीक है। और यहां पर आप देखें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ, आप यहां पर देखें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनल ट्रेड जो डिपार्टमेंट है मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, तो आंतरिक व्यापार और उद्योग संवर्धन विभाग, ये डिपार्टमेंट काम करता हुआ
ये डिपार्टमेंट काम करता हुआ दिखाई पड़ता है हमको भारत के अंदर में दिखता है जीआई टैग के संदर्भ में। ठीक है, शुरुआती अगर शुरुआती आइटम्स को देखें भारत के अंदर में, तो शुरुआती आइटम्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दार्जिलिंग चाय वगैरह को शुरुआती तौर पर जीआई टैग के रूप में मान्यता दी गई थी। ट्रिप्स समझौता डब्ल्यूटीओ का समझौता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापारिक विषय। ये ट्रिप्स का फुल फॉर्म है जो कि डब्ल्यूटीओ का समझौता है। इसके इन लाइन विद दिस भारत के अंदर में जीआई टैग के संदर्भ में कानून को लाया गया था। ठीक है, भौगोलिक संकेतक के कानून को लाया गया 1999 में। तो कुछ बेसिक जानकारियां थी यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गर्भ द्वीप से हुई है। यह जीवन के चक्र का प्रतीक है। गरबा के पूर्व अक्सर डांडिया रास होता है। डांडिया एक नृत्य है जो डांडिया के माध्यम से किया जाता है। और प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ठीक है, तो आप यहां समझिएगा जरा इस चीज को। देखिए, हम लोग यहाँ पर इस चीज को देखते हैं कि जो गरबा है वो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिल्कुल सही बात है। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत, अब देखिए जब भी शब्द आता है अमूर्त विरासत और एक शब्द आता है मूर्त विरासत, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो मूर्त विरासत में वो विरासतें शामिल है जिसको हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं बेसिकली। अमूर्त विरासतें वो हैं जो हैं तो सही लेकिन हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हमको पता है गरबा नृत्य हो रहा है, अब कोई गरबा कर रहा है, डांडिया नृत्य कर रहा है, वैदिक मंत्रों का जाप कर रहा है। ठीक, आप क्या देख रहे हैं? उसको देख रहे हैं कि कर तो रहा है, कला तो है। क्या आप गरबा नृत्य को टच कर सकते हैं? आप किसी व्यक्ति को टच करने गए तो आप सिर्फ उसके जो बॉडी पार्ट्स है, मान लीजिए आपने पैर नाच रहा है वो, तो पैर टच किया आपने तो पैर टच हुआ। हाथ हिला रहा है, आपने हाथ टच किया, तो आपने नृत्य को टच नहीं किया है, आपने हाथ को टच किया है, शरीर को आपने स्पर्श किया है। ठीक, तो गरबा बिल्कुल सही बात है, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बीच में एक मिट्टी का घड़ा रखते हैं, अंदर दीपक रखते हैं, जो कि गर्भद्वीप रचनात्मक शक्ति का, जीवन के चक्र का प्रतीक है। नवरात्र के समय विशेष रूप से इसको आयोजित किया जाता है। गरबा के बाद में हम अक्सर देखते हैं, गरबा के पहले नहीं, परंपरा तो यही है, बाकी लोग कभी भी कुछ भी कर लें। गरबा के बाद में डांडिया रास होता है। डांडिया लकड़ी होती है। डांडिया जो है, ये स्टिक जो है हाथ में जो है, ये डांडिया है। और इसमें लड़के लड़कियां, महिलाएं, पुरुष सब शामिल होते हैं डांडिया रास के अंदर में। तो ये बाद में होता है, पहले नहीं होता है गरबा के। गरबा पहले, डांडिया रास बाद में, जुड़े हुए हैं दोनों। हमसे पूछा गया था सही कौन सा है, तो केवल एक यहाँ पर सही है। आगे आप देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चन्नापटना जैसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त है को गोम्बे गला उरू के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान फारसी कारीगरों के शिल्प कौशल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें स्थानीय कारीगरों को खिलौना बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया। हाल ही में चन्नापटना में बने खिलौने अब ईरान में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बन गए हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। चन्नापटना टॉयज, अब चन्नापटना खिलौने जो कि अधिकांशतः लकड़ी से बनाए जाते हैं, ये खिलौने बड़े सुंदर रंगों से बनाए जाते हैं खिलौने ये। और कर्नाटक के अंदर में ये क्षेत्र है चन्नापटना का, जहां पर ये खिलौने बनाए जाते हैं। मैसूर में जिस समय शासन था टीपू सुल्तान का, शासन किसका था? टीपू सुल्तान का। तो इस समय हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान इतना प्रभावित होता है फारसी कलाकारों की, जो पर्शियन, फारस मतलब ईरान के जो कलाकार थे उनके टॉय मेकिंग से, कि उसने बहुत सारे जो है शिल्पकारों को भारत आमंत्रित किया, भारत आओ और हमारे लोगों को तुम सिखाओ खिलौने बनाना।
अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर में बॉम्बे गला उरू, अब देखो चन्नापटना को जीआई टैग प्राप्त है, बहुत बार न्यूज में रहता है, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, पीआईबी में, अलग अलग अन्य जगहों पर न्यूज में बना रहता है, साल भर में 2-3 बार तो आ ही जाता है। प्रश्न नहीं उठ रहा है, कभी भी आ सकता है। तो बॉम्बे गला उरू कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये एक और नाम है इसका। टीपू सुल्तान के समय ये शिल्प आगे बढ़ा है, शिल्प आगे बढ़ा, बिल्कुल सही बात है। हाल ही में चन्नापटना न्यूज में क्यों था, जिस वजह से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है। अफगानिस्तान के अंदर में, कहां पर, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर में बच्चों की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उसके संदर्भ में चन्नापटना खिलौनों को शामिल किया गया है, राइट। तो इस वजह से ये न्यूज में था, और ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए यहां से मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, इसका सही जवाब क्या निकलता है। गलत कथन का चुनाव करिए तो केवल एक गलत कथन यहाँ पे निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खलीमपुर ताम्रपत्र का निर्माण गोपाल द्वारा किया गया था। अब पाल राजाओं के संदर्भ में खलीमपुर ताम्रपत्र ये सब न्यूज में था। अब ये न्यूज में था, कई सारे और बंगाल के क्षेत्र में जो अभिलेख मिले हैं, इनके ऊपर पूरी सीरीज आई, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित किया इन लोगों ने, मैंने यहां शामिल किया प्रश्न को, आप यहां देखें। खलीमपुर ताम्रपत्र, खलीमपुर जगह कहां पड़ती है, तो खलीमपुर जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। खलीमपुर जगह कहां पड़ती है, पश्चिम बंगाल में है, और ये ताम्रपत्र है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ताम्रपत्र है ये, ओके, ठीक। जरा पढ़िएगा प्रश्न को आप लोग, शुरू करता हूं मैं। ठीक, यहां पर हम लोग देखते हैं खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये है खलीमपुर का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि पश्चिम बंगाल में खलीमपुर से मिली है, ठीक है। पाल वंश के साथ में संबंध है इसका। इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन को तैयार किसने करवाया था, धर्मपाल ने। और इसमें वर्णन इस बात का है कि जो गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, ठीक है। गोपाल, गोपाल किस प्रकार से सत्ता में आया है, इन सब का वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है खलीमपुर ताम्रपत्र के अंदर में, राइट। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो गया। महास्थानगढ़ एक और अभिलेख है, ये भी न्यूज में रहता है। जब कभी भी सरकार के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का जिक्र होता है तो अक्सर इसका जिक्र हो ही जाता है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि महास्थानगढ़ अभिलेख जो है, महास्थानगढ़ है कहां पर, महास्थानगढ़ ये क्षेत्र पड़ता है बांग्लादेश के अंदर में, बांग्लादेश में है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि इसको बनाया किसने, ये किसके समय का है, अशोक के समय का है, ये अशोक के समय का है, ठीक है, ओके। और इसमें मौर्य काल के समय अकाल राहत कार्यों की जानकारी दी गई है कि अकाल मतलब अनाज की कमी से भुखमरी के हालात पैदा हो जाना, ये चीजें मौर्य काल में भी थी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल थी। आप आगे देखो कि इन्हीं सबके संदर्भ में हमारे सामने एक प्रश्न, और ये हालांकि ये यूपीएससी पूछ चुका है इसको, सोह गौरा, ठीक है, सोह गौरा, हालांकि सिर्फ साइट पूछी थी, सोहगौरा कहां है, सोहगौरा, इसका विषय अभी तक नहीं पूछा है। दिस इज हाउ वी प्रेडिक्ट कि अब यहां तक पहुंच चुका है, तो इसके आगे अगर इसी लाइन में आगे बढ़ा तो और कहां जाएगा, तो सोहगौरा का संबंध किस काल से है, ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है।
अब सोहगौरा जो अभिलेख है इसमें भी अकाल राहत कार्यों की जानकारी है, और ये भी, इसमें भी अकाल राहत कार्यों की जानकारी है। ये भी मौर्य काल का है, और ये कहां से मिला है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो यहां पर आप देखो दोनों गलत हो गए हैं और हमसे गलत ही पूछा गया है, तो सी 1 और 2 दोनों गलत हैं। आगे चलते हैं। आगे आप देखो कि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नीलम घाटी में स्थित है और नियंत्रण रेखा के पास जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पड़ता है। यह महाशक्ति पीठों में से एक है और इसे हिंदू देवी सरस्वती का स्थान माना जाता है। ठीक है, यह मंदिर यहाँ की सभ्यता और यहाँ की लिपि से भी जुड़ता है, जो कश्मीर की मूल लिपि मानी जाती है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर इस मंदिर की पहचान कीजिए। हाल ही में यह मंदिर चर्चा में था। मुद्दा यह उठा था कि जैसे करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है पंजाब और पाकिस्तान के मध्य में, सिख धर्मस्थल के संदर्भ में, सिखों के धर्मस्थल के संदर्भ में। तो पाकिस्तान के अंदर में एलओसी, जो पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग यहां पर देखते हैं कि शारदा पीठ है। शारदा पीठ 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि यह वो स्थान है जहां पर देवी शक्ति के अंगों को काट कर गिराया गया था। ओके, अब यहीं पर हम देखते हैं कि ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने संभवतः इस स्थान की स्थापना की थी। किसने की थी? आदि शंकराचार्य जी ने की थी। कल्हड़ आदि जिन्होंने रास तरंगिणी जैसी पुस्तक लिखी, उन्होंने यहाँ अध्ययन किया था। विद्वान ये बताते हैं कि शेष भारत के अंदर में, ये मान्यता के अनुसार लोग बताते हैं, सत्य भी हो सकता है, कि लोग भारत, संपूर्ण भारत के अंदर में पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? काशी जाते थे, बनारस जाते थे। शिक्षा का बड़ा केंद्र था बनारस, काशी का क्षेत्र। लेकिन जो काशी के लोग हैं वो पढ़ने कहाँ जाते थे? तो विद्वान कहते हैं वो पढ़ने जाते थे कश्मीर। कश्मीर पहुंचते थे, शारदा पीठ पहुंचते थे। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि शारदा पीठ इसका सही जवाब है, जो कि नीलम नदी की घाटी में स्थित है। लेकिन अब यहीं पर आप एक बात और समझो, इस मंदिर का नाम शारदा पीठ है, तो जवाब तो सही ये वाला हो गया। लेकिन ये मंदिर में मूर्तियां सरस्वती देवी की भी हैं, वाग देवी की भी हैं और देवी शारदा की भी मूर्तियां हैं। जी हाँ, क्योंकि नाम शारदा मंदिर है तो ऑप्शन डी सही हुआ, लेकिन मूर्तियां इन तीनों की हैं। अब यहीं पर आप देखें कि देवी शारदा, जिनको हम लोग कहते हैं गॉडेस ऑफ लर्निंग, गॉडेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसके अलावा गॉडेस सरस्वती, जिनको हम लोग कहते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी, और वाग देवी, गॉडेस ऑफ स्पीच, वाग देवी। ठीक है, तो ज्ञान की देवी माता सरस्वती, शिक्षा, भाषा, स्पीच, भाषण, वाग देवी, और सीखने के लिए, प्रशिक्षण के लिए माता शारदा। कश्मीर घाटी, इसका जवाब तो डी है, कोई दिक्कत नहीं, जवाब इसका डी ही है। पंड्रेथन मंदिर एक और मंदिर है, यहाँ पर जानबूझ के इसको रखा है, चर्चा में ये भी था, इसी बहाने इसे भी कवर कर लिया यहीं पर। तो पंड्रेथन मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और ये मंदिर हम लोग देखते हैं कि झेलम नदी, ये मंदिर जो है झेलम नदी के किनारे है।
कश्मीर के अंदर में मंदिर हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि सरकारी जो अधिकारी हैं, मंत्री लोग हैं, खासतौर पर गृह मंत्री महोदय भारत के, इन्होंने कहा कि जैसे करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है वैसे ही हिंदू श्रद्धालुओं के लिए हम पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करके यहाँ पर एक शारदा देवी मंदिर कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कब बनेगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे सूचीबद्ध कितनी मूर्तियां मथुरा कला से संबंधित हैं? मथुरा कला, अमरावती कला, ठीक है, और इसके साथ साथ में गांधार कला, मूर्ति कला की तीन बड़ी शैलियां। कहीं ना कहीं इनका जिक्र किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता ही रहता है। मूर्ति कला की शैलियों का साल भर में कहीं ना कहीं न्यूज में आ ही जाते हैं। जैसे आप देखें, पंडरेथन मंदिर का मैंने जिक्र किया, शारदा मंदिर का जिक्र किया, अब यहाँ पर जो मूर्तियां हैं इन मूर्तियों के ऊपर में गांधार शैली का असर देखने को मिलता है और ये न्यूज में दिखा है। तो सोचा यह गया कि कुछ प्रश्न यहाँ भी डाले जाएं, इन तीनों शैलियों को जोड़ करके, इनकी विशेषताओं को आधार बना करके। मथुरा शैली जो कि भारत के अंदर में अंदरूनी भागों में विकसित हुई, स्वदेशी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान शिव के जो मूर्तियां बनाई गई, यहाँ पर आप देखें कि 4 मुख वाला शिवलिंग है। ये अपने आप में यूनिक है। और ये कहां पर है? मथुरा मूर्ति कला के अंदर में हमको ये दिखता है। आप आगे देखो कि ये बिल्कुल सही है। पद्म पाणी और वज्र पाणी से घिरी भगवान बुद्ध की मूर्ति, बिल्कुल सही बात है, भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। पद्म पाणी, वज्र पाणी जो कि बोधिसत्व हैं। पद्म पाणी जिनके हाथ में पद्म है, अवलोकितेश्वर कहलाते हैं, भगवान बुद्ध की करुणा को दिखाते हैं। वज्र पाणी जिनके हाथ में वज्र है और भगवान बुद्ध की शक्ति को दिखाते हैं, घिरे हुए हैं उनसे भगवान बुद्ध। त्रिभंग मुद्रा में मूर्तियां अधिकांशतः, ये अगर हम मूर्ति कला की जो मथुरा, अमरावती और गांधार शैलियां हैं उसको देखें तो त्रिभंग मुद्रा की जो मूर्तियां हैं ये अधिकांशतः मूर्ति कला की इन शैलियों के संदर्भ में अमरावती मूर्ति कला में देखने को मिलती है। अलंकरण रहित आभा मंडल, आभा मंडल मुख मंडल के इर्द गिर्द जो सर्कुलर एक हैलो टाइप का मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं आभा मंडल। अब ये अलंकरण रहित और अलंकरण सहित, अलंकरण रहित आभा मंडल जो है ये गांधार शैली में दिखता है। किसमें दिखता है? और मथुरा शैली में तो हम देखते हैं कि आभा मंडल में, मथुरा के अंदर में आभा मंडल जो है इसके इर्द गिर्द हमको इस तरीके से डिजाइन दिखता है, एम्बेलिश्ड है, एम्बेलिशमेंट इज देयर। ठीक है, ओके। तो ऐसे में तीसरा और चौथा दोनों क्या है? गलत है। हमें सही उत्तर निकालना था, तो 1 और 2 सही है, तो बी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। श्रीनगर, ग्वालियर, चेन्नई, मुंबई, कोझिकोड, उपर्युक्त में से कौन यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सूची का हिस्सा है? मैंने कहा था ना, ये साल 2023 भारत के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र के नजरिए से जो है काफी अच्छा बीता है। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जो कि यूनेस्को इसके संदर्भ में 2004 से लिस्ट जारी कर रहा है। ठीक है, और जो सस्टेनेबल गोल है, जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें गोल संख्या 11 के साथ में यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN शामिल है। ध्यान रखना, 2004 से आरंभ है, SDG 11 से संबंधित है। ठीक, अब यहां पर आप देखो कि ये सामने एक लिस्ट है। अब इनमें से कौन कौन से UCCN का हिस्सा है भारत की तरफ से। ठीक,
तो ग्वालियर और कोझिकोड पर तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स का न्यूज है, चर्चा में था। श्रीनगर भी बहुत पुराना नहीं है। चेन्नई और मुंबई भी इस लिस्ट में है। जवाब क्या हो गया? बी हो गया। कुछ और बातें भी यहाँ पर हैं। एक क्वेश्चन मैचिंग का यहाँ पर बन सकता है, किसको किसके आधार पर शामिल किया गया है। आप सोच सकते हैं इसके बारे में, बता रहा हूं आपको। मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप समझे यहाँ पर कि श्रीनगर जो है इसको हस्तशिल्प के इस श्रेणी में शामिल किया गया है। ग्वालियर को हम देखते हैं संगीत की श्रेणी में, चेन्नई भी संगीत में है, मुंबई बॉलीवुड के लिए है, इस फिल्म की श्रेणी में है, और कोझिकोड केरला के अंदर में है और साहित्य की श्रेणी में है। तो आप यहाँ पर इस बात को भी साथ में देख लें कि इसमें श्रेणियां हैं कितनी, क्योंकि हैदराबाद भी है, पाक कला में है वो। तो श्रेणियां अगर आप यहाँ पर देखें तो करीब 7 के आसपास कैटेगरी है। हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहां पर देखते हैं एक सेकेंड, हस्तशिल्प है, फिल्म है, ठीक है, फूड, गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला, साहित्य, संगीत। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ठीक है। आप देखें तो मीडिया, मीडिया आर्ट भी है, डिजाइन भी है। तो ये 5 हो गए, +2 7 हो गए। 7 मुख्य श्रेणियां हैं भारत में। पाक कला की श्रेणी में, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद आता है, इसको इसी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जोड़ लीजिए कि जो अन्य भारतीय शहर हैं सूची में, उनको जरा आप देखो और कमेंट सेक्शन में जरा भेजो, देखें हम भी। SDG 11 ध्यान रखना, अक्सर लोग छोड़ देंगे इसको, जैसे GI टैग में WTO का ट्रिप्स छोड़ देंगे। अधिकांश, मैं ये नहीं कह रहा सब छोड़ेंगे, अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। और जबकि बहुत बेसिक जानकारी है कि अगर आप GI टैग बार बार पढ़ रहे हो और महीने पढ़ रहे हो, तो ट्रिप्स समझौते के साथ में लिंक पता होना चाहिए, जरूरी है। आगे आप चले। देश में भू पर्यटन स्थलों में पूर्वोत्तर भारत से करीब 12 स्थान शामिल है। जरा इसको आप रीड करिए, क्वेश्चन को जरा एक बारी पढ़िए। ओके, आप यहां पर देखिए कि देश में भू पर्यटन स्थल अर्थात जियो टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, जियो टूरिज्म प्लेसेस, सॉरी, जियो टूरिज्म प्लेसेस पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से करीब 12 स्थान है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, इन स्थानों के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और घोषणा भी इसी से सलाह के बाद की जाती है। सबसे ज्यादा 3 स्थल मेघालय में है, बिल्कुल सही बात है। अब यूनेस्को और ग्लोबल जियो पार्क, ग्लोबल जियो पार्क, ये संस्थाएं मिलके का, दोनों अलग अलग हैं, यूनेस्को अलग है, ग्लोबल जियो पार्क अलग है। भारत कई वर्षों से कोशिश कर रहा है, विशाखापत्तनम में कुछ जगह है, कुछ जगह कर्नाटका में है, हम लिस्टिंग करवा रहे हैं कि ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस मिले, लेकिन हम देखते हैं कि भारत के अंदर में एक भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। कोशिश हो रही है, न्यूज इसी के संदर्भ में थी, साथ में ये भी न्यूज थी जियो टूरिस्ट प्लेसेस, कल्चर के संदर्भ में
ठीक है, तो चौथा वाला यहाँ पर क्या है, गलत है। हमसे सही पूछे गए हैं तो 3 कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए, होमोनालिटी के अवशेष कहां से पाए गए हैं। इसमें तो आंसर ही लीक हो गया है, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, होमोनालिटी के अवशेष कहां से पाए गए हैं, तो इसके अवशेष कहां से पाए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से पाए गए हैं, साउथ अफ्रीका से इसके अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, ओके, और ये एक मानव अवशेष है। अब देखिए, पिछले कुछ वर्षों में आप देखें, जैसे ओमो किविश का जिक्र मैंने किया है पिछली क्लासेस में, पिछले वर्षों में डिकिंसोनिया का जिक्र हुआ, एक जीव था, हालांकि बाद में मालूम चला कि कोई और जीव है। डिकिंसोनिया बड़ा चर्चा में रहा। होमोनालिटी चर्चा में है। डेनिस ओवन जैसे प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है। तो मनुष्यों की जो प्रजातियां हैं, जब इनकी खोज होती है, न्यूज में आते हैं, चर्चा में रहते हैं, तो फिर काम का हो जाता है, कम से कम इतना पता हो कि यह है क्या और कहां से मिला, 2 बातें। बाकी बहुत डिटेलिंग में जाने की जरूरत आपको नहीं रहती है। तो ए इज द राइट वन। आगे आप देखें, गोविंदगिरी। गोविंदगिरी मानगढ़, जो कि राजस्थान का क्षेत्र है, भील जनजाति के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया था। इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। मैंने इस प्रश्न को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी जोड़ा था, वहां पर अलग पॉइंट रखे थे, यहां अलग पॉइंट रखे हैं। संप सभा मतलब एकता, यूनिटी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में स्वामी दयानंद जी को प्रभावित किया था। ठीक है, और यहां पर हम लोग देखते हैं बिल्कुल सही बात है, सोशल रिफॉर्म के क्षेत्र में दयानंद जी भी इनसे इंस्पायर हुए। इन्होंने राजस्थान और गुजरात में भगत आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। जिस तरीके से गोविंदगिरी जी ने समाज के निचले वर्गों के बीच में काम किया था, उस चीज से दयानंद जी बड़ा इंप्रेस हुए थे। तो यहाँ पर तीनों कथन हमें यहाँ पर इसके सही दिखते हैं। आगे आप चलिए, भारत में मुगलों के अंतर्गत सजावट की विधियों के संदर्भ में विचार करिए। देखिए, मुगल मध्यकाल में जो इमारतें बनी हैं, सजावट के नए तरीके वहां इस्तेमाल किए गए हैं। अब ये नए तरीके हमारे लिए बड़े काम के रहते हैं। सजावट की विधियों के ऊपर में शोध होते रहते हैं, रिसर्च आते रहते हैं। हम मध्यकाल में यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब तुर्कों का, मुगलों का शासन स्थापित हुआ, तो ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। अब इस्लाम धर्म के अंदर में जो सजीव वस्तुओं का चित्रण है, सजीव विषयों का जो चित्रण है, उसको इस्लाम धर्म के जो बेसिक टेनेट्स हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, उनके अगेंस्ट में माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि सजीवों का चित्रण तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, सजीव आकृतियों का चित्रण। तीसरा तो हटा दीजिए। अरबस्क विधि और पित्रा ड्योरा। अब मुगलों के आने से, तुर्कों के आने से क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स, ज्यामितीय शेप, इसके अलावा फूल पत्तियां, इनको बनाना खूब शुरू हुआ। कुरान की आयतों का सुलेखन, कैलीग्राफी शुरू हुई। हम लोग और देखते हैं कि अरबस्क विधि। अब अरबस्क विधि क्या है, देखो एक बात आप ध्यान रखना, अरबस्क विधि का बेसिक पता होना चाहिए आपको पहले। सजावट का एक तरीका है और इसकी खास बात है रिपीटिशन, दोहराव। क्या है, रिपीटिशन, दोहराव। अब इसमें मूर्ति, जैसे ये आप देखो रिलीफ स्कल्पचर है। आप इस रिलीफ स्कल्पचर के अंदर में देखें तो पेड़ की शाखाएं हैं, टेंड्रिल्स हैं, इनको रिपीटेडली अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशाओं से, आकारों में बनाया गया है। अब अरबस्क विधि में कुछ लिखा भी तो जा सकता है और बार बार वही चीज लिखी गई है, तो रिपीटिशन, दोहराव पर आधारित है अरबस्क विधि। जब मुगल सत्ता में आते हैं, खास तौर पर शाहजहां, उसके पहले जहांगीर भी, तो इनके समय में एक बड़ी खर्चीली विधि सजावट की थी, चर्चा में आई।
इसको कहते हैं पित्रा ड्यूरा। पित्रा ड्यूरा का मतलब होता है, पित्रा ड्यूरा का अर्थ होता है हार्ड स्टोन। क्या अर्थ होता है इसका? हार्ड स्टोन। इत्माद दौला का मकबरा है, आगरा के अंदर में है। ये नूरजहां के द्वारा जहांगीर के समय में बनवाया गया था, अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में। अब इसका एक कॉर्नर है, इसको जूम करके यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ देखें, मार्बल है। मार्बल में ग्रुप्स बनाए जाएंगे। ग्रुप्स क्या होते हैं? काटा जाएगा इसको, इसको कट करेंगे और इसके अंदर में पेस्टिंग मटेरियल डालेंगे पेस्ट करने के लिए, और फिर कीमती पत्थर या अर्ध कीमती पत्थर, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को फिक्स करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था बहुत महंगी है। ताजमहल के अंदर में शाहजहां खूब इस्तेमाल करेगा इसका, राइट। तो आप यहाँ पर देखें कि अरबस्क और पित्रा ड्यूरा दोनों का इस्तेमाल हुआ है मुगलों के समय में। पित्रा ड्यूरा तुर्कों के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में हमें नहीं दिखती है। एक दो कुछ रेयर एग्जांपल दिख जाए, लेकिन बेसिकली नहीं दिखती, नगण्य है। अधिकांशतः मेनली मोस्टली मुख्यतः संबंध किसके साथ में है? मुगलों के साथ में। अरबस्क की विधि ये दिल्ली सल्तनत मुगल दोनों में आपको दिखेगी, ठीक है। तो पित्रा ड्यूरा में ध्यान रखना कि अगर कुछ घुमा करके प्रश्न दिखे तो आप ध्यान रखें इसका संबंध मुख्यतः मुगलों के साथ में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो इसमें सही जवाब अच्छा क्या है, हमसे पूछा क्या गया है, सही उत्तर चुनिए। तो दो कथन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बसवन्ना जी खूब चर्चा में रहते हैं, तो बसवन्ना जी और कृष्णदेव राय क्या समकालीन थे? जवाब है बिल्कुल नहीं थे। बसवन्ना जी पहले हुए हैं, करीब 12वीं सदी में हुए हैं, 12th सेंचुरी में। और कृष्णदेव राय ये हमको दिखते हैं लगभग 16वीं सदी में। कालिदास और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो समकालीन है। चंद्रगुप्त मौर्य काल में है, कालिदास गुप्त काल में है, और ऐसे में दोनों ही समकालीन नहीं है। और जवाब क्या होगा? डी, ना तो एक ना तो दो। आगे आप देखो, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 योजना के संबंध में विचार करिए। अब अडॉप्ट हेरिटेज योजना भारत सरकार ने आरंभ की थी 2017 में, समझ रहे हैं। इसका जो पहला संस्करण है वो 2017 में 1.0 आप कह लो, 2014 लिख दिया मैंने, सही कर देते हैं। 2017 में योजना हमको दिखती है। कई सारे मंत्रालय इसको मिलकर चलाते हैं। दरअसल है क्या चीज कि जैसे इटली का एक केस था हमारे सामने। इटली में बहुत सारे सांस्कृतिक स्थल है, धरोहरें हैं इटली के अंदर में। अब इटली की सरकार इन सबका रख रखाव खुद से कर रही थी। बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बड़ा खर्चा हो रहा था। और इटली की सरकार की जब आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उन्होंने क्या किया, निजी क्षेत्र के लोगों से समर्थन लेना शुरू किया कि भाई आप लोग भी हेल्प करिए, देश सबका है। ठीक है, तो इटली का अनुभव हमारे सामने था। हमने भी क्या किया, भारत के अंदर में उस अनुभव से सीख ली और अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 2017 में इसको हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक, इसके अलावा भारत सरकार का अधिनियम है प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958। अब किसी स्मारक के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए उन सबके संदर्भ में जिक्र यहाँ पर किया गया है। इस अधिनियम को ध्यान में रखते हुए कि एक अधिनियम की संरक्षण के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, लिस्टिंग बना करके पूरा इसको प्लान किया गया योजना को। और जो निजी संस्थाएं हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष होता है, इसको हम लोग CSR कह देते हैं शॉर्ट में। CSR का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया कि CSR कोष का इस्तेमाल आप करें कि जो आप सरकार को जो है
देते हैं रुपए, आप मत दीजिए, आप सरकारी योजनाओं में उसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो पैसा आपने सरकार को ही दिया है, ठीक है। ओके, तो अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, एएसआई, राज्यों की सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें, ये सब मिलकर यहाँ पे कई सारे संस्थान मिलकर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी बोला है कि 2017 में इसको स्टार्ट किया था, तो दूसरा वाला अंततः गलत हो गया, आधा सही था फिर भी यहाँ पे गलत हो गया, तीसरा वाला सही है। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, गलत पूछा गया है तो केवल एक कथन यहाँ पर गलत है। आगे देखिए, अभी कुछ समय पहले ब्रिटिश म्यूजियम और ग्रीस की सरकार के बीच तनातनी हो गई। ब्रिटेन की सरकार और ग्रीस की सरकार के बीच कुछ मीटिंगें होनी थी, बैठकें भी नहीं हुई, इसी वजह से पार्थेनन मूर्तियों को लेकर विवाद हो गया। अब ये जो मूर्तियां हैं मूल रूप से कहाँ की हैं, ग्रीस की है, वहां से इनको बेचा गया था, कईयों को उठा के ले गए थे अंग्रेज, तो वर्तमान में कहां पर है, ब्रिटिश म्यूजियम में है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, मूल रूप से किस देश से है, तो ग्रीस से है। और ग्रीस की जो प्राचीन विरासत है, उस विरासत को ये मूर्तियां दिखाती हैं, ठीक है, मार्बल की बनी हुई मूर्तियां हैं ये। इसको लेकर के विवाद हुआ, आर्टिकल्स आए, तो बेसिक क्वेश्चन एक यहाँ मुझे लगा हो सकता है कि पार्थेनन मूर्तियों का संबंध मूल रूप से किस देश से है, तो ग्रीस से है। आगे आप देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तुलु भाषा को मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में बोला जाता है। कोडवा भाषा को मुख्य रूप से कर्नाटक में बोला जाता है। आप समझिएगा जरा यहाँ पर, दरअसल कर्नाटक की जो सरकार है, कन्नड़ा भाषा के विकास के लिए वो अधिनियम लेकर के आ रही है, कन्नड़ा भाषा को कैसे आगे बढ़ाए। अब कर्नाटक के अंदर में केवल सब लोग कन्नड़ा ही नहीं बोलते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। वहां पर अनेकों समूह हैं जिनकी अपनी स्थानीय भाषाएं हैं, जैसे तुलु भाषा भाषी समूह है, और ये लोग मुख्य रूप से कर्नाटक के अंदर में हमको दिखते हैं। तमिलनाडु से इनका संबंध नहीं है, कुछ लोग दिख जाते हैं, बट बेसिकली कहां पर है, कर्नाटक में है। यहाँ क्या लिखा, मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु, तो मुख्य रूप से केवल एक ही राज्य है, और वो क्या है, केवल कर्नाटक, यहाँ रहते हैं। अब तुलु भाषा भाषी लोगों को कई जगहों पर तुलुआ भी कह देते हैं, ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। कोडवा, कोडावू का क्षेत्र है कर्नाटक में, यहाँ पर इस भाषा को बोला जाता है। तो अब इस भाषा भाषी समूह के जो लोग हैं, उन्होंने सरकार को ये बोला कि आप हमारे संरक्षण के लिए भी पहले उचित प्रयास कीजिए। सही बात है, कोई भी भाषा लुप्त नहीं होनी चाहिए। भाषा लुप्त होती है, संस्कृति अपने आप लुप्त हो जाती है। हमसे पूछा गया है सही, केवल दूसरा सही है। आगे चलते हैं, बी इज राइट। कोक बोरोक, अब ये भी चर्चा में है, भाषा है ये भी। कोक बोरोक भाषा, इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार, त्रिपुरा राज्य की सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। त्रिपुरा की मुख्य रूप से भाषा है, नागालैंड की नहीं है। कहाँ की भाषा है ये, मुख्यतः त्रिपुरा की। बोरोक जाति है, उसके लोग इस भाषा को बोलते हैं। अब कोक बोरोक, आप समझो, कोक का मतलब यहां पर होता है वर्बल, बोलना, और बोरोक का मतलब है पीपल, लोग, जनता, ठीक है। ये चीनी तिब्बती मूल की भाषा है, और इसकी लिपि को कोलोमा कहते हैं। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला, तीसरा वाला दोनों सही है, फैक्चुअल है। लेकिन हल्बो हो कोई यूपीएससी पूछ चुका है, ये क्या है, हल्बो हो कोई, कोक बोरोक क्या है, बता दीजिए फिर। कोडावू क्या है, एक साथ ही पूछ लेगा, सारी भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, राइट, बहुत गहराई में नहीं गया, इतना ही पूछ लेगा। तो करंट अफेयर्स को आधार बना करके इस तरीके से प्रश्न फ्रेम हो सकते हैं। ओके,
अब यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक किताब लिखी गई, नाम था राज, यहाँ पर एक बुक लिखी गई, नाम था इसका राज रत्नाकर, किताब लिखी गई। ठीक है, ओके। आप यहाँ पर देखें कि दो कथन सही हैं, सही ही ढूंढना था हमको, बी इज द राइट आंसर। आगे आप देखो, बसोली चित्रकला खूब चर्चा में रहती है, बसोली पेंटिंग। अब जो बसोली है, बसोली का जो क्षेत्र है ये जम्मू का क्षेत्र है। हम लोग पहाड़ी चित्रकला को देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला को देखते हैं। अब जो पहाड़ी चित्रकला है, ठीक है, पहाड़ी चित्रकला, तो पहाड़ी चित्रकला में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें भित्ति चित्रकला, मतलब कि किसी कठोर सतह पर पेंटिंग करना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्रकला, दोनों देखते हैं। बसोली जो है, जो बसोली है, ये लघु चित्रकला का मिनिएचर का रूप है। मिनिएचर में स्टैंडर्ड मानते हैं 25 स्क्वायर इंच से ऊपर की मूर्ति जो है, जो पेंटिंग है वो होती नहीं है। अधिकांशतः सोवनीर के रूप में, संस्मारक के रूप में या पुस्तकों को सजाने में इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लघु चित्रकला का। लघु चित्रकला का आरंभ पाल काल से हम देखते हैं। ताड़पत्र, वेलम पेपर, चर्मपत्र, इसके ऊपर से स्टार्ट हुई और हम लोग देखते हैं कि मुगलों के समय में लघु चित्रकला का बहुत विकास हुआ। अकबर, जहांगीर तो बहुत शौकीन है मिनिएचर पेंटिंग्स का। अब इन्हीं में हम देखते हैं कि जब मुगलों का पतन शुरू हुआ तो जो कलाकार थे उस संरक्षण की खोज में पहाड़ों की तरफ चले गए। तो अब मुगलों के दरबार में थे, पहले पहाड़ों में चले गए, तो वहां पर इन लोगों ने पहाड़ी चित्रकला को जन्म दिया है। अधिकांश राजा राजपूत राजा थे, तो राजपूत शैली का असर भी आता है। बसोली की एक बड़ी खास बात है, बसोली की खास बात यह है कि इस चित्रकला को, ठीक है, भौगोलिक संकेतक मिला है। जी हाँ, ये स्पेशल चीज है। चुनिंदा पेंटिंग्स में से हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला है। इसके अलावा हम लोग और क्या देखते हैं कि मैंने बोला अभी ये जम्मू से संबंधित है। कहां से है? जम्मू से, ना कि हिमाचल से। पहला वाला गलत है। और बसोली चित्रकला जो है ये क्या है? ये लघु चित्रकला है, भित्ति नहीं है। भित्ति अर्थात मूरल, जहां पर किसी दीवार के ऊपर, चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर में वहां कुछ पेंटिंग बनाई जाए। जैसे अजंता में देखो, एलोरा में देखो, सित्तनवासल में देखो, बादामी के केव टेम्पल्स को देखो, तो वहां पर क्या है? वो मूरल पेंटिंग है। ओके, इसका विकास राजा भूपत पाल के समय में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। तो आधा कथन सही है और आधा गलत है। इसमें भी आप देखो, आधा सही आधा गलत। जो सही बता रहा हूं उस पर विशेष ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा वाला भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। हमसे पूछा क्या गया है, सही कौन सा ऐसे है? ना तो एक ना तो डी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी मर गए, नहीं रहे, देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। अब शर्मा जी शास्त्रीय संगीत और संतूर को जोड़ने वाले व्यक्ति हैं, जम्मू कश्मीर से ये भी आते थे। संतूर एक प्रकार का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। आप यहाँ पर देखें संतूर को, यहाँ पर आप देखें संतूर को, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शिव कुमार शर्मा जी संतूर के ऊपर में भारतीय शास्त्रीय संगीत को बजाने वाले पहले संगीतकार माने जाते हैं, शिव कुमार शर्मा जी। और ये तत् का मतलब क्या है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सही बात है।
और जम्मू कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, दूसरा भी सही है, सी इसका सही जवाब है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराकाट्टम एक प्रकार का लोक नृत्य है। ठीक है, कराकाट्टम। अब यहाँ पर और क्या है, ये त्योहारों, सम्मेलनों, मुख्य रूप से मरियम्मा त्योहारों पर इसका आयोजन होता है। कराकाट्टम ज्यादातर केरला में प्रसिद्ध है और यह तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में भी प्रदर्शित किया जाता है। मरियम्मा को विद्या की देवी माना जाता है। न्यूज क्या थी? न्यूज थी कि केरला के अंदर में कई सारे संस्थानों ने यह कहा कराकाट्टम जो फोक डांस है इसको आगे बढ़ाने के लिए संरक्षण देने के प्रयास होने चाहिए। ये न्यूज थी। अब इसी न्यूज में क्वेश्चन था कि पहला कथन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम, लेकिन कराकाट्टम ज्यादातर केरला में नहीं तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ये मूल रूप से तमिलनाडु का फोक डांस है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये केरला के भी विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। स्वैप कर दिया है। ठीक है, केरला में संरक्षण की बात हो रही है, इसको संरक्षण दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ओके, दूसरा भी दूसरा गलत हो गया। अब देवी मरियम्मा, दक्षिण में देवी मरियम्मा को बारिश की देवी माना जाता है, बारिश ना की विद्या। तीसरा भी गलत है। गलत पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, दो कथन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोटो, टोटो एक सिनो तिब्बती भाषा है और यूनेस्को के अनुसार यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा है। टोटो एक आदिम आदिवासी समूह है जो भारत के पश्चिम बंगाल में टोटोपारा नामक छोटे से इलाके में रहता है। टोटो लोगों को मंगोलायड प्रजाति का माना जाता है। आज के इस क्लास में तुलु, कोडवा, कोकबोरोक के बाद टोटो अगली भाषा, चौथी भाषा है। भाषाएं बड़ी चर्चा में रही है। ठीक है, तो अब यहां पर देखें, अब भाषाएं भी हैं और आदिवासी समुदाय भी हैं, दोनों काम के हैं। तीनों कथन यहां पर सही है, तीनों सही है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा है, संरक्षण के प्रयास होने चाहिए। इसकी एक डिक्शनरी अभी हाल ही में बनाई गई थी, जी हाँ, टोटो की। उसमें हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी के साथ इन शब्दों को जोड़ा गया है कि इस शब्द के समतुल्य हिंदी में कौन सा वर्ड है, बांग्ला में कौन सा है, अंग्रेजी में कौन सा है। न्यूज में थी, काफी न्यूज में थी। कोक बोरोक तुमको बताया त्रिपुरा वाला, तो कोक बोरोक के संरक्षण के लिए वहां पे जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने बंद का आह्वान किया था, तो कोक बोरोक न्यूज में इसलिए आ गई थी। ठीक, मंगोलायड प्रजाति के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मुख्य रूप से हमको देखते हैं। तीनों कथन यहाँ पर सही है। आगे आप देखो, लंबानी कला। लंबानी कला मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय द्वारा प्रचलित कपड़ा अलंकरण का एक रूप है। संदूर लंबानी कढ़ाई कर्नाटक के संदूर क्षेत्र की एक विशिष्ट प्रकार की लंबानी कला है जिसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जरा देखिएगा, न्यूज में क्यों आया। G20 सम्मेलन हुआ। G20 की सांस्कृतिक संस्था भी है, कल्चरल बॉडी भी है उसकी। अब कर्नाटक के क्षेत्र का दौरा किया। जो यहाँ पर लंबानी जो आर्टिस्ट है, लंबानी आर्टिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और लंबानी, ध्यान रखना, एक समुदाय है यहाँ पर, लंबानी एक समुदाय है और ये टेक्निकली क्या है, एक प्रकार का बंजारा समुदाय है। ये इनकी ड्रेस है, लंबानी ड्रेस। और ये लोग हैं कहाँ के, कर्नाटक के हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा है, मैंने बोला क्या, कर्नाटक, बाकी सारा ठीक है। बंजारे हैं, लंबानी कला है, बिल्कुल सही बात है। कपड़ा, ये एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी है। कपड़ों में जो उभरे हुए जो एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है वो इस प्रकार की कला है, लंबानी कला। लंबानी या लंबानी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो कपड़ों को सजाने की कला है, कपड़ा बनाने की नहीं, सजाने की कला है। नक्काशी है एक तरीके से, इस नक्काशी कह लो या अलंकरण आप कह लो, सॉरी मैंने क्या बोला, एम्ब्रॉयडरी बोला इसको। अच्छा,
अब इसी का एक रूप है संदूर लंबानी। ये कर्नाटक के संदूर क्षेत्र में विशेष रूप से इसको बनाया जाता है और इसे जीआई टैग मिला हुआ है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। और यहाँ पे जितनी बड़ी संख्या में लंबानी आर्टिस्ट इकट्ठा हुए थे वो अपने आप में गिनीज रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में शामिल किया गया था इसको, जब ये आर्टिस्ट यहाँ पे एकत्र हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा वाला सही है, हमसे सही पूछा गया था तो आप केवल दूसरा वाला सही कर लीजिए। आगे चलते हैं। खर्ची पूजा। ठीक है, खर्ची पूजा क्या है? खर्ची पूजा असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पापों की शुद्धि का प्रतीक है। सैदरा नदी के पानी में शाही पुजारी चंटाई द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। अब यहां समझिएगा, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा दरअसल इसको हम देखते हैं तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। ध्यान रखना, कोक बोरोक का संबंध भी त्रिपुरा से ही था। पापों की शुद्धि का प्रतीक है ये, बिल्कुल सही बात है, पहला वाला गलत था। और यहाँ नदी है सैदरा, यहाँ पर करीब जो देवता हैं उन देवताओं को यहाँ पर नदी तक लाया जाता है, स्नान कराते हैं। फिर मुझे शाही जो मुख्य पुजारी है उन्हें कहते हैं चंटाई। क्या कहते हैं? चंटाई। और ये देवताओं की आराधना यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही पूछा गया है तो हमसे दो कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। अब यहीं पर आप देखो कि इसी के साथ में जो आज की हमारी चर्चा है कला संस्कृति के जो भी प्रश्न यहाँ पर थे उसमें जो सेशन 1 है, एक सेशन हम लोग कोशिश करेंगे कि और रखें आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि एंशियंट के प्राचीन भारत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर्स को जोड़ करके इनकी चर्चा हो चुकी है। वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिए, टारगेट प्रीलिम्स के दिख जाएगा। ऐसे ही आप देखें मध्यकालीन भारत, इसकी भी चर्चा मैंने कर दी। फिर आप देखें आधुनिक भारत, इसकी भी चर्चा हो गई। और कला और संस्कृति, इसमें एक क्लास मैंने ले ली है, एक क्लास को हम और रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें 4 क्लासेस अभी तक 4 हो चुकी हैं, आगे 5 भी हो सकती हैं, एक और हो सकती है, 5 हो जाएंगी। आप अगर पिछले वर्षों में देखें तो हमने अपनी जो क्लासेस हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया है इस वर्ष। वजह यही थी कि लगातार इस बात को ऑब्जर्व कर रहे थे कि प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत से प्रश्नों की संख्या आप देखो वो लगातार एक बैलेंस में चल रही है पिछले करीब 2 सालों से। न्यूज भी लगातार आती ही थी। हालांकि वेबिनार वगैरह में बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप के ऊपर हम पढ़ाते थे, लेकिन कोशिश ये की गई कि YouTube के ऊपर में आप लोगों के क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम की लास्ट मिनट जो एक हेल्प आपके लिए हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ पर लाया जाए। तो ये प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो बाकी कक्षाएं चल रही हैं आप उनके वीडियोस देख रहे हैं और उनका लाभ ले रहे हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी विषयों को पढ़ें आप, ठीक है, तो पढ़ते हुए एक काम आप यहाँ पर ये कर लीजिए कि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको अपने नोट्स के साथ इंटीग्रेट करते चलिए। ठीक है, तो आप एग्जाम के ठीक पहले इसका अधिक बेहतर तरीके से लाभ उठा पाओगे। मैं आशा करता हूं कि जो हिस्ट्री की क्लासेस हुई हैं यहाँ पर आपने उनका ठीक से इस्तेमाल किया होगा। आपको पढ़ने के बाद में लाभ मिले होंगे और एग्जाम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर में कोशिश यही है कि देखिए कोई ये तो नहीं कह सकता है कि जो मैंने बताया पढ़ाया क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, लेकिन ये तो हो सकता है कि उसके आसपास से उस विषय को ध्यान में रखा तो प्रश्न बन गया परीक्षा में। राइट, तो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके हजारों प्रश्नों को एनालिसिस करने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके इन प्रश्नों को यहां पे फिल्टर किया गया और आपके लिए लाया गया। राइट? मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और क्लास में। अपना बहुत ध्यान रखिए, ठीक से पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।